एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो, खुद का ख्याल रख रहे हो एंड यू पीपल आर डूइंग लास्ट मोमेंट रिवीजन. थ्रू दिस वीडियो आई विल हेल्प यू रिवाइज न्यूक्लियर फिजिक्स and we will be revising with the help of questions, and all questions taken is basically J Advanced PYQ. Okay, so let us start with the very first one, which is the most recent one. And what is given? List one shows various functional dependencies of energy E on the atomic number. You can see. And in list two, energies associated with certain phenomena are given. And we have to simply do match the column thing. So E directly proportional to Z का square. ये हमें कहाँ दिखता है? I mean, when you write energy formula for electron in the nth orbit of hydrogen-like atom or hydrogen-like element, then you write formula like minus 13.6 Z square by N का square electron volt. So E is directly proportional to Z का square in hydrogen-like atoms. Done it? So option fifth is correct. क्योंकि energy of radiation due to electronic transition will be equal to the energy difference of those two levels. I mean, अगर तुम्हारा ट्रांजिशन n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पर होता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का, तो इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन रिलीज होता है. डन. और इसका n इक्वल टू 3 का एनर्जी जेड स्क्वायर से प्रोपोर्शनल, n इक्वल टू 2 का एनर्जी जेड स्क्वायर से प्रोपोर्शनल, इनका डिफरेंस भी जेड स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा. सो ऑप्शन आई मीन पी के लिए आप क्या लिखोगे? 5. तो पी के लिए हमने लिखा 5. उसके बाद हम बात करते हैं क्यू की. सो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस 1 का स्क्वायर. ये आपको कहाँ मिला है? अगर आप रिकॉल करो तो आपको एक्सरे प्रोडक्शन में ये टर्म मिला होगा. सो एक्सरे प्रोडक्शन आप याद करो, मैंने भी एक क्वेश्चन करवाया था और वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी. सो इस केस में होता क्या है, हमारे पास दो एक्सरेज, आई मीन दो वे में एक्सरे प्रोड्यूस होता है. एक तुम्हारा होता है कंटिन्यूअस, और दो तरह का कह सकते हो. सो कंटिन्यूअस एक्सरे एंड अनदर इज योर व्हाट, अनदर इज योर डिस्क्रीट और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. ठीक है. सो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, कंटिन्यूअस एक्सरे के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस होगा इन दैट रीजन. ओनली थिंग इज की जो लाइट की एनर्जी है वो एक्सरे रीजन में फॉल करनी चाहिए. बट एक्सरे रीजन का जो भी वेवलेंथ है स्टार्टिंग टू द एंड, उस रीजन में आई मीन हर वेवलेंथ की एनर्जी कंटिन्यूअस एक्सरे के केस में प्रेजेंट होगा. सो दिस इज कंटिन्यूअस. और ये कब जेनरेट होता है? जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सोर्स एक्सेलरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हिट्स द टारगेट. और टारगेट क्या होता है? हेवी मटेरियल होता है, टंगस्टन जैसा एलिमेंट है ये. सो टारगेट इज क्वाइट हेवी और इलेक्ट्रॉन इसको हिट कर रहा है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट करेगा बिकॉज ऑफ हीटिंग. and whenever charge particle deaccelerate it will generate electromagnetic wave, right? and यहाँ पे सिंस ये इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा एक्सेलरेटेड है, उसकी एनर्जी काफी है, तो डी एक्सेलरेशन की वजह से भी जो रेडिएशन एमिट होगा उसकी एनर्जी ज्यादा है, विच विल लाई इन एक्सरे रीजन एंड वी विल बी गेटिंग कंटिन्यूअस एक्सरे. कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हमें कब मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्राइक किया और यहाँ पे लेट्स से टंगस्टन का एटम था, इलेक्ट्रॉन उससे कोलाइड किया. बिकॉज ऑफ कोलिजन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस टंगस्टन के एटम को ट्रांसफर हुई, तो इस एटम का सर्टेन एनर्जी लेवल्स होगा, राइट? सो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा बिकॉज दिस इज टंगस्टन, नॉट हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट. सो लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ पर जाता है and then it will come back, and when it will come back it will release photon of this energy. Done it? So based on वो excite होकर कहाँ जाता है, you will be getting certain values of energy in form of photon, right? So उस photon की energy continuous नहीं होगी, will be of certain value, and that will get decided by कि इसके energy levels का value क्या क्या है. Then so that is your characteristic X-ray, because you are getting certain discrete value of energy here which lie in the X-ray region. Done it? So that is the case. और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट जेड का स्क्वायर. और जेड का स्क्वायर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं होता? उसका भी सिंपल रीजन है. जैसे देखो, यहाँ पे इसके पास इनर मोस्ट सेल की आप बात कर लो, ये न्यूक्लियस है और ये इनर मोस्ट सेल है. इनर मोस्ट सेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है. डन है? और एक हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट की आप बात कर लो, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट? सो इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अट्रैक्शन मिल रहा है इससे,
एंड सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से इसकी एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, एंड इसलिए एनर्जी नेगेटिव हम लिखते हैं। यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पे आप फोकस करो, मैंने इस पे किया, न्यूक्लियस तो इसको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन आसपास वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी कर रहे हैं। सो सॉर्ट ऑफ यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, रिपल्सिव फोर्स भी आ रहा है। डन है। सो रिपल्सन की वजह से सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। सो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा तुम्हारा, विल नॉट बी सेम एज दिस वन। आई मीन यहाँ पे जिस तरह से एनर्जी गाइड हो रहा है उस तरह से यहाँ पे गाइड नहीं होगा। डन है। सो यहाँ हम लिखते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर। एंड यहाँ पे वी विल बी अकाउंटिंग फॉर द स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट कहने का मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन कुछ अट्रैक्शन नलिफाई हो रहा है बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बाय द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स। डन है। सो इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, और कह सकते हो कि ये ऐसा लग रहा है कि ये सारे सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को कुछ ना कुछ ढक रहे हैं, एंड इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं मिल रहा, उतना नहीं मिल रहा जितना उसको मिलता अगर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट देयर। So that is why we bring one screening effect thing, and screening effect को जब हम अकाउंट करेंगे तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या लिखते हैं, Z-1 का स्क्वायर। सो एनर्जी विल बी लेस नेगेटिव, और लेस नेगेटिव करने के लिए जेड का वैल्यू हमने क्या किया है, घटा दिया है। सो ये प्रॉपर आई मीन डेरिवेशन के थ्रू आया होगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे, दैट्स नॉट in our syllabus, we simply need to know this one. Okay, so I hope you are comfortable with this now. So energy of continuous x-ray, no, क्योंकि इसके लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सो Q के लिए 1 will be true. So Q के लिए आप क्या लिखोगे, 1. Now let us talk about this. E is directly proportional to Z into Z-1. ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था with the help of one J advanced question only. So अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर ये याद आएगा कि ये टर्म कहाँ से आ रहा है, कहाँ से था। आपको याद है मैंने बताया था न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एंड व्हाट इज दिस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी? जैसे देखो, न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। देन एंड नाउ व्हाट विल हैपन हियर, आई मीन सिर्फ एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तो है नहीं। अगर जायंट न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस है, तो उसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वेरियस नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स है। सो न्यूक्लियर फोर्स तो तुम्हारा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो लगता है वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वही प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा। एंड न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस बनने का प्रोसेस है उसमें काफी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। समझ रहे हो? इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर के बनने में बहुत ज्यादा एनर्जी लूज हुआ है, इसलिए जब न्यूक्लियस को आपको तोड़ना है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ता है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी बुलाते हैं। सो दिस इज दिस थिंग। एंड देन देयर इज वन मोर थिंग हैपनिंग हियर, पी और पी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। देन सो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी बिकॉज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स विच इज अट्रैक्टिव, प्लस बाइंडिंग एनर्जी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाइंडिंग एनर्जी को क्या करेगा, आई मीन उसको घटाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब रिपल्सन, रिपल्सन का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा, नेगेटिव में नहीं जा रहा, एनर्जी पॉजिटिव में जा रहा है। समझ रहे हो? सो ओवरऑल ये आप ऐसे समझो सिंपल में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर हम काउंट करेंगे तो ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है तो बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारा आई मीन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल गेट रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन, सो बाइंडिंग एनर्जी विल बी लेस। अब देखो, ये जो बाइंडिंग एनर्जी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको हम कैसे लिखते हैं। सो आई मीन इसको आई मीन दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। और फोर्स को आप कैसे लिखोगे, फोर्स क्या लिखते हो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। और दो प्रोटॉन के पास एनर्जी सॉरी चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर इन पॉजिटिव टर्म, राइट। सो के ई स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, वेर आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स, लेट्स से। ठीक है। सो आई मीन बट देर आर नॉट ओनली टू प्रोटॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन है। सो लेट्स से इसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो कितने सारे पेयर्स बनेंगे, क्योंकि दो पेयर्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो कितने सारे पेयर्स बनेंगे, तो आप कहोगे मैम Z(C2), इसका वैल्यू आप निकाल लो, जेड जेड फैक्टोरियल, सॉरी जेड फैक्टोरियल बाई Z-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। सो दिस विल बिकम हाउ मच, जेड Z-1 बाई 2।
सो यहाँ पे अगर आपको टोटल फोर्स की बात करनी है तो आप क्या लिखोगे, Z-1/2 into KE square by R का square. Done it? So this force is proportional to this thing. So energy will also be proportional to this thing. क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी लिख सकते थे यहाँ पे डायरेक्टली. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है तुम्हारा, KE square by R होता है. Done it? So I mean दो चार्ज अगर E सेपरेशन पे है, then this is the potential energy. And what will be potential energy because of this number of pairs present? So you will be writing here Z-1. देन मैंने फोर्स को दिखाया, आप डायरेक्ट एनर्जी लिख सकते हो. सो दिस विल बी द थिंग वेयर आर विल बी दैट एवरेज सेपरेशन बिटवीन टू प्रोटॉन्स. देन दिस बाय 2. ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप ये लिख सकते हो क्योंकि एनर्जी ये है. देन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स energy of the system is this one and this is positive. Then so I mean it will be affecting binding energy in that way. Done it? So what you will be writing here, E is directly proportional to Z minus 1. So electrostatic part of nuclear binding energy for stable nuclei with mass number in the range of 30 to 170. So this is basically electrostatic part of the nuclear binding energy. Binding energy because of electrostatic interaction. So this is directly proportional to Z into Z minus 1. Okay, and this is this thing sorted. I hope आप समझ गए होगे क्योंकि आपने पहले भी किया होगा. Now let us talk about this. E is practically independent of Z. Energy is not dependent on atomic number. It happens when? आप याद करो, it happens uh, in the region where atomic number lies between 30 to 170. उस रेंज में आपको क्या दिखता है, उस रेंज में E इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ जेड. एटॉमिक नंबर पे वो डिपेंड नहीं करता. जैसे एनसीईआरटी में आप ग्राफ पे चले जाओ, ये ग्राफ दिया हुआ है, दो ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे जब आप एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो हमें दिखता है बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है. न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स. मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. डन. और इसलिए बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है. सो एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारा इनफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गए. इनफ नंबर कहने का मतलब कि न्यूक्लियस का एक सर्टेन साइज है, ठीक है. और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है शॉर्ट रेंज फोर्स है. आई मीन ये दो पार्टिकल्स के काफी पास होने पे लगता है. कितना पास? पास फेम्टोमीटर के रेंज में होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में. और एक्चुअल में न्यूक्लियस का साइज इतना होता है. बट आप इससे थोड़ा गाइड करो इस ग्राफ से. इस ग्राफ में आपको क्या दिखाने की कोशिश करा है कि जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस आर नॉट के बराबर होता है तो तुम्हारा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है. दिख रहा है आपको? मिनिमम कहने का मतलब कि इतने सेपरेशन पे दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लगा होगा, है ना. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगा है. सो आर नोट का वैल्यू एक्चुअली होता है 0.8 फेम्टोमीटर. डन है. और अगर आप इससे ज्यादा सेपरेशन की बात कर लो, इससे ज्यादा, तो तुम्हारा क्या होता है, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है. क्यों? क्योंकि आई मीन दिस इज नेचर. जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा होने लगता है तो अट्रैक्टिव फोर्स तुम्हारा क्या होता है, घटने लगता है. और सॉर्ट ऑफ यू कैन से कि और कुछ फेम्टोमीटर के बाद, जैसे 3 फेम्टोमीटर के बाद, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया. ठीक है. नो लॉन्गर इट इज डिपेंडिंग ऑन की सेपरेशन क्या है. आप 3 के बाद कुछ भी ले लो, वट एवर यू टेक, यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू. और अगर 0.8 फेम्टोमीटर से आप कम कर देते हो तो भी एक बहुत ही यूनिक सा ऑब्जर्वेशन है कि तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगता है. यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स में डिक्रीमेंट हो जाता है. और कह सकते हो कि वो थोड़ा रिपल्सिव जैसा फील होने लगता है. इसलिए तो एनर्जी बढ़ने लगी है. ठीक है. सो दिस इज दिस. अब इससे हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? सो देखो, जब न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया, बड़ा होने से क्या हुआ, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो फ्यू फेम्टोमीटर से ज्यादा हो गया. अगर फ्यू फेम्टोमीटर से ज्यादा हो जाता है तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स तुम्हारा क्या होता है, ऑपरेट ही नहीं हो रहा. बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स. सर्टेन फेम्टोमीटर से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए. ऑप्टिमली अच्छे से ऑपरेट होने के लिए 0.8 फेम्टोमीटर होना चाहिए. उससे ज्यादा बढ़ने लगता है तो तुम्हारा वो इनफेक्टिव होने लगता है. ठीक है. सो बड़े न्यूक्लियस में क्या होने लगता है तुम्हारा,
दो यू आर एडिंग मोर न्यूक्लियंस, बट स्टिल व्हाट इज हैपनिंग, दो न्यूक्लियंस के बीच का जो सेपरेशन है वो तुम्हारा आई मीन इज नॉट दैट फेवरेबल। इसलिए तुम्हारा जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो स्टेबलाइज होता हुआ दिखता है ना। यहाँ पे भी ये ग्राफ देख रहे हो, एनर्जी सर्टेन सेपरेशन के बाद वो स्टेबलाइज होती हुई दिख रही है। सॉर्टेड। सो आई मीन 30 से किस रेंज में होता है, आई मीन दैट इज योर 70 170 राइट। सो 30 से 170 के रेंज में आपको ऐसा फील होगा कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस फीचर। देन so what you are going to answer for that thing, E is practically independent of Z. Average nuclear binding energy per nucleon for a stable nuclei with mass number this. So S का आपका क्या होगा 4 और R का क्या हुआ था, R का था तुम्हारा 2। So P Q R S 5124। Let us check. So 5124 that is your option C. So option C should be your correct one. ठीक है। So first question is something जिसके थ्रू आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते थे। Sorted. Now let us look at this one. List 1 shows different radioactive decay processes and list 2 provide possible emitted particles. Match each entry in list 1 with an appropriate entry from list 2. So हमारे पास अल्फा बीटा डीके जैसा टर्म है और यहाँ पे certain element is decaying into certain another element. We have to simply identify things. So उससे भी पहले अल्फा डिके का मतलब क्या होता है, अल्फा डिके में तुम्हारा अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम 2 4 राइट। सो अगर किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट डिके किया और अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया, यानी कि 4 मास उसका चला गया और 2 एटॉमिक नंबर गायब हुआ है। देन सो मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4 and atomic number will also decrease by 2, not 4, it will decrease by 2. And in beta decay, beta minus and beta plus, beta minus decay में क्या होता है, I mean this decay happens with a nucleus which is unstable number of neutrons, तो न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन की तरफ भेजना चाहेगा, ठीक है। सो इन बीटा माइनस डिके न्यूट्रॉन विल डिके टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। एंड देन इन बीटा प्लस डीके व्हाट हैपेंस, ये तुम्हारा एक्सेस प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के साथ होता है। सो प्रोटॉन विल गो टू न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है, तुम्हारा एंटी पार्टिकल्स होता है। देन सो ये दोनों अगर पास आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। देन सो you will be getting nothing just out of them meeting together sort of. And what is this neutrino and anti-neutrino? सो ये दोनों भी एंटी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और इंडिविजुअली अगर आप इसकी बात करो तो इसके पास मास भी बिल्कुल 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 नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट मासलेस, एंड इट हैज नो चार्ज। And since it is massless, having no charge, it can travel to larger distance without interacting with anything in the surrounding. क्योंकि देखो हम किसी भी चीज से इंटरैक्ट कब करते हैं, जब हमारे पास मास हो। अगर हमारे पास मास है, मैं स्पीड से जा रही हूँ, सामने वॉल आएगा तो मैं वॉल से इंटरैक्ट करूंगी, आई विल कोलाइड विद इट। अगर मेरे पास चार्ज है, सराउंडिंग में ऑपोजिट चार्ज है, देन अट्रैक्शन विल हैपन राइट। सो अगर किसी के पास मास भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, तो इंटरैक्शन का चांस क्या है, नेग्लिजिबल है। सो दैट इज द थिंग। एक चीज और है यहाँ पे याद रखने का, वो बिल्कुल आप मार्क करना कि बीटा माइनस डीके का जो कोर रिएक्शन है ये वाला, ये तुम्हारा विद इन द न्यूक्लियस हो सकता है, आउट ऑफ न्यूक्लियस भी हो सकता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, वो ओनली हैपेंस इन द इन्वायरमेंट ऑफ न्यूक्लियस। इसको आप नॉर्मल इन्वायरमेंट में इसको आप नहीं कर देख सकते। सो इट डजंट हैपन आउटसाइड द न्यूक्लियस। एंड रीजन क्या है, रीजन सिंपल ये है कि इसका जो डेल्टा एम होगा, मास डिफेक्ट होगा, वो तुम्हारा नेगेटिव होता है। देन और अगर नेगेटिव है, इट मींस इट इज गोइंग टू बी इंडोथर्मिक काइंड ऑफ रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक में नीड टू सप्लाई इट विद सम एनर्जी। सो वो जो सप्लाई होता है ना, वो उसको न्यूक्लियर इन्वायरमेंट से मिलता है। और यहाँ पे अगर आप डेल्टा एम की बात करोगे ना इस रिएक्शन में, तो ये नेगेटिव है। सो ये अपने आप हो सकता है। तो दिस इज वन थिंग तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन है, सो यू शुड बी कीपिंग दिस इन माइंड। चलो अब हम इसको मैच करते हैं। यहाँ पे यूरेनियम क्या हुआ है, इस पी ए को आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर क्या इस एलिमेंट का नाम क्या है, बट एनीवे 214 इज गोइंग टू व्हाट, आई मीन 234। सो इसका मास नंबर तुम्हारा क्या हुआ है, दिस इज
214 and 234. So कितने से increase हुआ है? It has increased, right? Okay, let me check with the question. Just give me some second. Okay, there is one error here. This is 214 mentioned, but it is actually 238. ठीक है? So question में misprint है. This is your 238. Okay, so 238 तुम्हारा मास किस में जा रहा है? 234. 4 से मास तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है. So it looks like one alpha particle is getting released. Okay, एंड देन अगर एक अल्फा पार्टिकल सिर्फ रिलीज होता तो तुम्हारा एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ 1 से डिक्रीज हुआ है. इसका क्या मतलब है कि एक अल्फा पार्टिकल अगर रिलीज हुआ तो ऑब्वियसली 2 से डिक्रीज हुआ होगा, बट देन व्हाट हैपेंड, एक न्यूट्रॉन जरूर से जरूर प्रोटॉन में गया होगा, यानी कि बीटा माइनस डिके. ओके, सो वन बीटा माइनस डिके एंड वन अल्फा पार्टिकल डिके. सो पी के लिए आप क्या मैच करोगे? फोर्थ को. ओके, क्यू को आप देख लो. 214 इज गोइंग टू 210. सो mass decreasing by 4, one alpha decay definitely, and then here this is 82 and this is also 82. So only one alpha decay. No, I mean, sorry. So एक अल्फा पार्टिकल तो तुम्हारा रिलीज हुआ होगा, और अगर एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है तो एटॉमिक नंबर तुम्हारा 2 से डिक्रीज होना चाहिए. बट यहाँ पे क्या हुआ है? ऐसा दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर डिक्रीज ही नहीं हुआ. इसका मतलब क्या है कि जरूर से जरूर 2 न्यूट्रॉन तुम्हारा किस में गया होगा? 2 प्रोटॉन में. एंड दिस वन इंडिकेट्स व्हाट? बीटा माइनस डिके. सो क्यू के लिए तुम्हारा क्या हो रहा है? 1 अल्फा डिके एंड 2 बीटा माइनस डिके. So 2 beta minus decay and 1 alpha particle, third one, right? So Q के लिए तुम्हारा क्या होगा? third one. R में चले जाओ. 210 is going to do 206. So mass is क्योंकि देखो बीटा प्लस और बीटा माइनस डिके में मास अफेक्ट ही नहीं होता. जितना न्यूट्रॉन का मास आप लेते हो उतना ही प्रोटॉन का लेते हो. डन है. सो बीटा डिके में मास इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड, ओनली एटॉमिक नंबर थिंग. डन है. सो इसलिए मास को चेक करने के लिए, आई मीन अगर आप मास को देख रहे हो तो मास अगर चेंज हो रहा है देन दैट इज सोनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ अल्फा डिके. डन है. So that was the thing. And here 210 206 में गया है. It means one alpha decay. And then 81 has gone to 82. अब आप सोचो, अगर एक अल्फा डिके होता इस केस में तो तुम्हारा एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज करना चाहिए, यानी कि 81 किस में जाता? 79 में. लेकिन यहाँ पे 82 है. सो 79 से 82 के लिए क्या क्या होना चाहिए? 3 neutron should get converted into 3 proton. So here we will be getting what? We will be getting a 1 alpha 3, okay, 1 alpha particle and 3 beta minus particle. So R के लिए आप क्या लिखोगे? 2 लिखोगे. ठीक है. Now let us talk about this one. 228 to 224. Definitely one alpha particle is getting released. And then 91. So alpha particle की रिलीज की वजह से 91 को कहाँ जाना चाहिए? 89. डन है. And it is further decreasing by 1. 88. ये कब पॉसिबल है? When proton is going to neutron. So this meaning beta plus decay. So one alpha particle and one beta plus पार्टिकल. सो एस के लिए तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? 1. अब आप चेक कर लो यहाँ पे पी का क्या हुआ है? 4. क्यू का क्या है तुम्हारा? क्यू का 3 है. आर का क्या है? आर का 2 है. एंड एस का 1. सो करेक्ट ऑप्शन लुक्स टू बी 1. A. So A is the correct one. Now let us solve this one. A heavy nucleus Q of half-life 20 minutes undergoes alpha decay with probability of 60% and beta decay with probability of 40%. So हमारे पास एक Q heavy nucleus है. Okay, and it can decay via alpha decay process and it can decay via beta decay process. Probability alpha decay का कितना है? 60% है. And then its half-life is given. Initial number of Q nucleus is 1000. Number of alpha decays of Q in the first 1 hour is how much? ठीक है. अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें काइनेटिक्स लगाना पड़ेगा डिके का. सो न्यूक्लियर डिके का काइनेटिक्स किस ऑर्डर का होता है? फर्स्ट ऑर्डर. और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका जो हाफ लाइफ होता है डजंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट.
undecayed nucleus present. So it doesn't depend on amount of reactant, in short. डन है. सो अगर तुम्हारे पास इनिशियल नंबर एन नॉट है तो एन नॉट से एन नॉट बाई 2 में ये कितने टाइम में जाएगा? इट विल गो इन टाइम इक्वल टू टी हाफ. टी हाफ का मतलब ही यही है कि वो टाइम जिसमें हाफ ऑफ द न्यूक्लियस विल डिके. अगेन अब हमारे पास न्यूक्लियस 1 टी हाफ के बाद हमारे पास इतना न्यूक्लियस बचा हुआ है. अब देखो अनदर टी हाफ का टाइम अगर आप लेते हो तो फिर से ये न्यूक्लियस कितने में चला जाएगा? एन नॉट बाई 4. Done. So simply now this is acting as reactant and this is the product. So how much has decayed? Half of reactant. So n naught by 4 decayed nucleus are there. And also the left one is, I mean, the amount of nucleus that is still undecayed will be n naught by 4 itself. क्योंकि half decay हो रहा है because we are taking half lifetime. Again, अगर आपको इसको फिर से डिके करना है and let's say you are taking time equal to t half, तो कितना डिके होगा? रिएक्टेंट का हाफ, दैट इज n नॉट बाई 8 एंड सो ऑन. सो आई मीन अगर t हाफ 20 मिनट है तो 20 मिनट में अगर ये 1000 है, डन है. सो 20 मिनट में 1000 से 500 जाएगा, फिर अनदर 20 मिनट में 500 से 250, अनदर 20 मिनट में 250 से कहाँ जाने वाला है? 125. एंड द थिंग इज कि देखो जैसे ये 1000 से 500 में गया यानी कि यहाँ पे डिकेड न्यूक्लियस कितना है? 500. अनदर 20 मिनट्स में ये किस में गया? 250. यानी कि अभी हमारे पास यहाँ पे डिकेड न्यूक्लियस 500 और अनडिकेड भी 500. डन है. उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई सेड कि फिर से 500 250 में गया. आप मेरे बात का मतलब समझ रहे होगे, ठीक है. सो ये मेरा रिएक्टेंट था और इसके लिए ये मेरा प्रोडक्ट हुआ. डन है. और जब मैं ये वाला स्टेप ले रही हूँ ना तो बेसिकली in that case I'm not talking about n naught by 2 nucleus which has decayed. I'm talking about n naught by 2 nucleus which is still left. क्योंकि इस रिएक्शन से हमें पता चला कि n naught by 2 डिके कर गया तो बचा कितना? n naught by 2. सो अगेन जो अनडिकेड 500 था वो फिर से 250 में गया. इसका मतलब अभी 250 और अनडिकेड बचा है और डिके कितना किया? 250. समझ रहे हो? सो टोटल नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियस अभी तक कितना है? यहाँ पे 500 और यहाँ पे 250, सो 750. और इस प्रोसेस में फिर से अगर अनदर टी हाफ लेते हो तो 125 डिके हो जाएगा और 125 बच जाएगा. सो टोटल नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियस अगर परसेंटेज वाइज हमें नहीं दिया होता, लेट्स से दिया है कि सारा का सारा अल्फा डिके कर रहा है, तो आप कहोगे 500 प्लस 250 प्लस 125 एंड दैट विल बिकम 750. 750 प्लस 800 875 समथिंग, राइट. बट हमें ये नहीं करना, हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि ओनली 60% चांस है अल्फा डिके का. यानी कि इसमें 60% तुम्हारा जो डिकेड न्यूक्लियस है वो अल्फा डिके के प्रोसेस से आया होगा. डन है. सो नंबर ऑफ अल्फा डिकेज ऑफ क्यू कैसे निकालेंगे? अब देखो 500 डिकेड न्यूक्लियस है, इसमें 60% होगा अल्फा डिके प्रोसेस के थ्रू डिके होकर आया होगा. अगेन यहाँ पे डिकेड न्यूक्लियस 250 है, अल्फा डिके के प्रोसेस से कितना आया होगा? 60% ऑफ 250. और ये भी अल्फा, आई मीन दिस इज ऑल्सो द नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियस इन अनदर 20 मिनट्स. डन है. आई मीन फर्स्ट 20 मिनट्स में ये, अनदर 20 मिनट्स में ये, और लास्ट 20 मिनट्स until the time we cover 1 hour we are getting this thing here, right? So 60% of 125. अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 60 by 100 into 500, this will be your 300. Sorted. And this is 60 by 100 into 250, this is going to be your how much? 150. And this is 60 by 100 into 125, so this is going to be equal to how much? This is going to be 75. Sorted. So add these three things. And these are the decade number of decade nucleus via alpha decay pathway. Okay, so 300 plus this 450, 450 plus 75, that will become your 525. So D is going to be your answer. Got it? चलो, now let us deal with this question. और इस क्वेश्चन के अराउंड भी मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाए हैं. एसबीटी का क्वेश्चन था और भी अच्छे क्वेश्चंस थे वो. सो आपने जरूर सॉल्व किया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज उसको आप रीचेक कर लेना. अगेन यू विल बी गेटिंग दैट वन इन द काइनेटिक्स ऑफ
हेडिंग मुझे याद है, काइनेटिक्स ऑफ डिके, न्यूक्लियर डिके, और प्लेलिस्ट होगा एसपीटी वाले प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको, either modern physics या nuclear physics. I will be pinning it in the comment section, don't worry. चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. In a radioactive sample 4019, this potassium is given. Nuclei are either decay into calcium nuclei with a decay constant this, or into stable argon nuclei with decay constant this. So हमारे पास पोटेशियम है, ये आइदर कैल्शियम में डिके हो रहा है या फिर आर्गन में डिके हो रहा है. इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 ले लो, इसका लैम्डा 2 ले लो. ठीक है. गिवन दैट इन दिस सैंपल ऑल द स्टेबल कैल्शियम एंड आर्गन न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड बाय potassium का decay only, then in time t into this years, if the ratio of sum of stable calcium and argon is to the radioactive potassium nuclei is 99, then the value of t will be. कह रहा है कि इतने टाइम के बाद 10 to the power 9 into t years के बाद आपको नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस आर्गन का रेशियो टू number of potassium nuclei still present is 99, then t का वैल्यू क्या होगा. So let's say पोटेशियम का at time t equal to 0 जो नंबर प्रेजेंट था वो n नॉट है. So n naught will decay to calcium also, n naught will decay to argon also. We have to talk about कि इतने साल के बाद कैल्शियम और आर्गन का नंबर क्या है वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेशियो हमने किसका निकालना है, नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस आर्गन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोटेशियम लेफ्ट. यानी कि नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस आर्गन प्रोड्यूस्ड आफ्टर दिस मच years 10 to the power 9 into t, and in the bottom we are writing number of potassium still left to be decayed after this much time. So this ratio we have to take. अब देखो ये वैल्यू हम कैसे निकाले, ये कैसे निकाले, यहाँ पे काइनेटिक्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि दो पाथवेज है. और दो पाथवेज के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे एक जो कॉमन इक्वेशन आप लिखते हो ना, वो क्या लिखते हो, माइनस डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट. कहते हो ना कि रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस प्रेजेंट. इसको अगर आप ऐसे थोड़ा लिखो, माइनस डी एन बाई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी, ये क्या है, this is the probability of number of nucleus getting decayed, right? So I mean dn क्या है, number of nucleus decaying, n क्या है, number of nucleus present. So this is basically probability of nucleus decaying, right? So this is this thing. And अगर आपके पास कोई भी न्यूक्लियस हो, k दिया है यहाँ पे, ये है लैम्डा 1 और ये है लैम्डा 2. आप सोचो यहाँ पे n है, इसका इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या है, n नॉट है. ओके. सो इस पाथवे के थ्रू डिके प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहोगे कि माइनस डी एन वन, इस पाथवे को मैं वन पाथवे बुला रही हूँ, बाई एन. एन इज व्हाट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो इनिशियली टी नॉट पे एन नॉट है, बट मैं कोई भी रैंडम टाइम की बात कर रही हूँ. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस डी एन वन इज व्हाट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेइंग वाया पाथवे वन. This n is number of undecayed nucleus of potassium. So this is the probability of decay of nucleus of potassium via pathway 1. So this will be directly proportional to dt. And here you will be writing through second pathway minus dn2 by n. Okay. And this will be directly proportional to dt. सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, देखो फर्स्ट पाथवे के थ्रू डिके का प्रोबेबिलिटी ये है, सेकंड पाथवे के थ्रू ये है. टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ पोटेशियम आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे माइनस डी एन वन प्लस डी एन टू डिवाइडेड बाई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी. और आप याद करो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपने क्या लिखा था, माइनस डी एन बाई एन इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा 1 डी टी. क्योंकि माइनस डी एन बाई डी टी क्या होता है, सॉरी लैम्डा 1 नहीं, लैम्डा लिखो आप. सो आई मीन यू राइट लाइक दिस ना, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एन. दिस इज द बेसिक इक्वेशन दैट वी राइट. डन है. सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस डी एन वन बाई एन इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा 1 डी टी.
और इसको इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लैम्डा 2 dt। डन है। सो इसको आप लिख सकते हो, इन इसको ऐड कर लो तो क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर हमने ऐड किया, LHS को ऐड किया, तो RHS को भी ऐड कर लेंगे, दैट विल बिकम हाउ मच, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 dt। एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग हियर, इसको हम किस लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं, -Dn। डन है। सो दिस इज दिस डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 dt। अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, आई विल सिंपली गिव यू द फाइनल फॉर्मूला एंड दैट यू शुड कीप इन माइंड। अगर आपके पास दो पाथवेज हो या तीन पाथवेज हो, जो भी हो, ये जो आप सिंगल पाथवे के लिए आप ऐसे लिखते हो ना, तो दो पाथवे के लिए इसको आप क्या लिखोगे, dn बाई डी टी इक्वल टू लैम्डा विल बिकम लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 dt माइनस। ओके, सो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे हम उसी चीज को यूज करने जा रहे हैं। सो फॉर्मूला आप यूज करो, n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस एट एनी टाइम t कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ undecayed nucleus initially present in 2 to the power minus lambda. Lambda is here lambda 1 plus lambda 2 t. So, number of undecayed nucleus of potassium left after t into 10 to the power 9 years कितना होगा, इस फॉर्मूला में आप पुट कर दो, n naught e to the power minus lambda 1 is this, lambda 2 is this, it will become 5 into 10 to the power minus 10 and time कितना है तुम्हारा, t into 10 to the power 9. So this will become n naught into e to the power minus 0.5 t. So this is the number of nucleus of potassium still left. So the number that has not yet decayed after this many years. Okay, so this is NK basically. Then number of undecayed nucleus of potassium is this one. अब मुझे ये बताओ कितना कैल्शियम और आर्गन बना होगा, एग्जैक्टली कितना कैल्शियम बना है उसके लिए तो मुझे इस पाथवे में जाना पड़ेगा जिसपे हमने क्वेश्चन किया है। आई विल अगेन सजेस्ट कि आप उस वीडियो को चेक करना, ठीक है। बट हमें यहाँ पे टोटल सम निकालना है, सो इट्स मोर इजियर टास्क। आपको भी पता है कि ये पोटेशियम जो डिके हुआ है वही कैल्शियम और आर्गन बना है, तो कितना बचा हुआ है, बचा हुआ इतना है। अभी भी डिके कितना कर गया होगा, जितना पहले था माइनस जो भी बचा हुआ है। सो एन नॉट ई टू द पावर माइनस 0.5 टी, ये है। So this is the number of nucleus of calcium and argon present. So this is this divided by n naught e to the power minus 0.5 t. अब आप इसको solve कर लो. So this will become e to the power 0.5 t minus 1 is equal to, ratio कितना दिया हुआ है 99. So ये कितना हो गया तुम्हारा, 0.5 t equal to 100. 0.5 t को आप क्या लिखोगे, ln 100 that is your 2 ln 10, right? ln 10 is 2.3. So t is equal to 4 into 2.3. This will be the time. So this is 9.2. t का value क्या होगा, 9.2. Sorted. So this is going to be your answer. चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है एंड आई विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ओनली। बट आपको तो नहीं लेना होता है, नो। सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन एंड देन यू विल बी सॉल्विंग इट इन हियर, ठीक है। तो आप इसको जरूर से जरूर सॉल्व करना, जस्ट गिव मी सम सेकंड। Okay, let us read the question. The electrostatic energy of jet protons uniformly distributed throughout a spherical nucleus of radius r is given by this. So electrostatic energy का formula given है. The measured masses of neutron, nitrogen, oxygen are this. Given that radii of both nitrogen and oxygen are same, so R value same लेना है. This R value. 1U is equal to 1U is the smallest mass unit, I mean atomic mass unit. So this is written as 931.5 MeV by C ka square. It means if you have to convert it into energy, then you can utilize this fact. Okay, so that will facilitate our calculation. C is the speed of light and E square by 4 pi epsilon naught. That term is in this energy equation. So that you can take as 1.44 MeV femtometer. Assuming that difference between binding energy of nitrogen and oxygen is purely due to electrostatic energy, the radius of either of the nuclei is. So we have to calculate R.
अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी. सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन is purely because of what? Due to electrostatic energy. So En minus E naught should be equal to what? Electrostatic energy of nitrogen. So this is the binding energy of nitrogen. This is binding energy of oxygen. Their difference is equal to their electrostatic energies differences, right? So E of nitrogen, electrostatic energy of nitrogen minus electrostatic energy of what? Oxygen. So नाइट्रोजन का एनर्जी निकालने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक आप क्या करोगे? जेड का वैल्यू कितना पुट करोगे? नाइट्रोजन के लिए 7 होता है, सो दैट विल बिकम योर 3/5. जेड इज योर 7, 7 minus 1, that is your 6. So 7 into 6. And this E square by 4 pi epsilon naught. E square by 4 pi epsilon naught को आप certain value दे सकते हो, 1.44 May femtometer. And then this is your radius r, which we need to calculate. And then 3/5. And here z is equal to how much? 8. So यहाँ पे आप 8 z का वैल्यू 8 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 8 into 7, डन है, 56. So this E square by 4 pi epsilon naught into r. So यहाँ पे only variable is what? R, that we need to calculate. This we can equate to binding energy of nitrogen minus binding energy of oxygen. So how you calculate binding energy of nitrogen? ये हम कैसे निकालते हैं? So we will be calculating mass defect in the formation of this nitrogen thing, and this into C ka square. So binding energy of this nitrogen thing will be equal to how much? That will be that we write as mass defect into C का square. और mass defect हम कैसे निकालते हैं? So nitrogen तुम्हारा किससे बना है? This is made of proton and this is made of what? Neutron. इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो तुम्हारा 10⁵ टाइम्स स्मॉलर होता है, ठीक है. बट अगर आपके क्वेश्चन में दिया है देन यू कैन इंक्लूड, बट इन हियर इट्स नॉट मेंशन्ड बिकॉज वी आर गिवन masses of neutron, proton, and then mass of this nitrogen, mass of this oxygen. ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? मास डिफेक्ट निकालेंगे. मास डिफेक्ट हम कैसे निकालते हैं? सो मास डिफेक्ट के लिए आप लिखोगे ओरिजिनल मास माइनस मेजर्ड मास. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो मेजर्ड मास नाइट्रोजन का कितना है, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाइट्रोजन का मास तुम्हें कितना दिया हुआ है? दैट इज गिवन एज दिस. सो दिस इज बेसिकली द मेजर्ड मास, यानी कि जो भी डिवाइस है उसके हेल्प से जो मेजर किया गया है वो मास तुम्हारा इतना है. सो 15.000, राइट? So 000 and then what else is there? 109. So this is your 109 U. And what is this original mass? तो आप देखोगे उसके पास प्रोटॉन कितना है, आप देखोगे उसके पास नाइट्रोजन सॉरी न्यूट्रॉन कितना है. सो दिस इज नाइट्रोजन, राइट? इसके पास प्रोटॉन कितना है तुम्हारा? 7. और इसका मास कितना रिटर्न है? 15. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हारा कितना हो जाएगा? दैट विल बिकम 8. सो यहाँ पे आप क्या करोगे? 8 into mass of neutron, then a plus 7 into mass of proton, which is given in our question, minus this. That will give you delta m value, and this into C ka square. That will give you what? That will give you binding energy of nitrogen. Similarly, binding energy of oxygen आपको निकालना है. आप क्या देखोगे? ऑक्सीजन में क्या होता है? प्रोटॉन नंबर तो तुम्हारा क्या है? 8 है, लेकिन इसका भी मास नंबर 15 रिटन है. सो न्यूट्रॉन का नंबर तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? दैट विल बिकम योर 7, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी 8 into mass of proton plus 7 into mass of neutron. माइनस आप क्या करोगे? दिस विल बिकम जो भी इसका मेजर्ड मास दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 15.003 ओके. So 0.03065 U and this into C का स्क्वायर. आपको क्या करना है? इन दोनों को माइनस करना है, राइट? यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन में क्या करना है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन. सो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आप एक काम करना, पहले इसको ऐड करके मत लिखो. जब माइनस करोगे तो 8 into मास ऑफ नाइट्रोजन माइनस 7 into मास ऑफ नाइट्रोजन होगा. सो मास ऑफ नाइट्रोजन, and then this is 7 into mass of proton, so this will become minus mass of proton, and then this minus
माइनस दिस प्लस, आई मीन इन दोनों को माइनस कर रहे हो तो ये प्लस हो जाएगा, इसको आप माइनस कर लेना इससे, यू विल बी गेटिंग सर्टेन वैल्यू एंड दैट इनटू सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वट एवर यू हैव गॉट हियर एंड देन यू कैन इक्वेट एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। डन। सो कैलकुलेशन देखो यहाँ पे ज्यादा नहीं करना हमें क्योंकि ये सब्सट्रैक्ट हो गया ऐसे, 8 इंटू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस। सॉर्टेड। So I hope that concept is crystal clear in your mind, but you should be actually solving it and reaching to the answer. Please, आप जरूर से जरूर solve करना. Now let us look at this question. ये थोड़ा subjective सा है and from this one you will get to learn a lot of things. So let us do this match the column thing. न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन से क्या क्या रिलेटेड है वो आपको फिगर आउट करना है। तो ये तो हमें पता है एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार हैपेंस वाया हाइड्रोजन कन्वर्जन टू हीलियम। सो हाइड्रोजन जब फ्यूज करता है टू बिकम हीलियम देन वी गेट दैट एनर्जी थिंग व्हिच इज कमिंग टू आवर अर्थ, राइट। सो आई मीन ए के लिए आर तो हमें परफेक्टली फिट दिख रहा है, और क्या हो सकता है। सो वी नीड टू फिगर आउट कि जब तुम्हारा हाइड्रोजन फ्यूज करता है टू बिकम हीलियम, व्हाट आर द थिंग्स गेटिंग जनरेटेड। डन है। और इसके लिए हमें फ्यूजन रिएक्शन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में फ्यूजन रिएक्शन दिया हुआ है। सो एनसीईआरटी में जो जो रिएक्शन दिया हुआ है ना दैट यू शुड बी नोइंग। सो अल्फा डीके के लिए जो भी मेंशन्ड है, बीटा के लिए, गामा डीके के लिए, एंड देन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, थोड़ा उस रिएक्शन को आप सही से जरूर देखना। सो आई विल टेक यू देयर। देखो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है ना वो कुछ ऐसा हुआ। सो 4 हाइड्रोजन एटम, हीलियम बना, ठीक है, एंड देन 2 पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड देन गामा रेडिएशन इज गेटिंग generated, so energy is getting generated, right। so इस प्रोसेस में तुम्हारा पॉजिट्रॉन भी है, न्यूट्रिनो भी है, और हमारे ऑप्शन में क्या है, न्यूट्रिनो emission is there। so neutrino emission will happen in nuclear fusion, right। so R and T we can mark, this is this thing, right। now fission in nuclear reactor। अब आपको फिजन के बारे में थोड़ा बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे यूरेनियम 235 है। अगर आपको याद हो तो फ्यूजन के लिए जो हमारा बेस मटेरियल होता है वो क्या होता है, यूरेनियम 235, जबकि फ्यूजनेबल मटेरियल इज यूरेनियम 236, लेकिन वो हमारे इन्वायरमेंट में उतना प्रेजेंट नहीं है, बल्क अमाउंट में ये प्रेजेंट है, इसलिए हम इसी को यूज करते हैं। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू यूरेनियम 236, और वो हम कैसे करते हैं, बाय बम्बार्डिंग इट विथ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। डन है। सो न्यूट्रॉन से इसको बम्बार्ड करते हैं, यानी कि इससे न्यूट्रॉन जब मिक्स होता है, मूविंग न्यूट्रॉन, रेस्ट में न्यूट्रॉन होगा तो ये रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगा, सॉरी इधर मिक्स नहीं होगा। सो अगर रेस्ट में होगा तो न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के साथ मिक्स करके 236 नहीं बना पाएगा यूरेनियम। ओके। सो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हम लेते हैं and then it fuses, I mean then it fuses to become uranium 236, और ये रिएक्शन होके यूरेनियम 236 बनता है। उसके बाद हमारे रिएक्टर में और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे तुम्हारा हेवी वाटर हम लेते हैं। हेवी वाटर हम न्यूक्लियर रिएक्टर में क्यों लेते हैं, इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द मूविंग न्यूट्रॉन। और मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि देखो अगर ये न्यूट्रॉन का, क्योंकि जब आप, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट के पास आपको लेकर चलती हूँ, जैसे देखो सबसे पहले आपने क्या किया, यूरेनियम जो तुम्हारा 235 था उस वो नाइट्रोजन से मिक्स होकर क्या बन गया, यूरेनियम 236। अब ये क्या करेगा, ये फीज करेगा, यानी कि फिजन रिएक्शन होगा, और ये फिजन रिएक्शन में 2 न्यूट्रॉन जनरेट हो रहा है। ऑन द एवरेज हम कहते हैं 2.5 न्यूट्रॉन जनरेट होता है। तो ऑलरेडी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स वर देयर which were colliding with uranium 235. During fission more neutrons are getting generated, and so more moving neutrons are there in the surrounding, and hence more uranium 236 will get generated। डन है। और अगर ये ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया तो फिजन भी ज्यादा होगा, और हर फिजन में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। सो रिएक्टर में अनकंट्रोलेबल एनर्जी आ सकती है जिससे रिएक्टर तुम्हारा ब्लास्ट कर सकता है। सो वी नीड टू कंट्रोल दिस मूविंग न्यूट्रॉन, एंड फॉर दैट वी यूज हेवी वाटर एज अ मॉडरेटर टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। सो रिलेटिवली जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन था उसको हम और स्लो डाउन कर देंगे, इतना स्लो डाउन करेंगे कि उस स्पीड में जब न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 को मिले तो यूरेनियम 236 ना बने। सिंपल सी चीज ये। So that is why we use heavy water, and there is one more term in your book, and that is
क्रिटिकल फैक्टर दैट इज के। सो न्यूक्लियर रिएक्टर का के 1 के अराउंड होना चाहिए। ये क्रिटिकल फैक्टर क्या है, ये इट हैज टू डू विद द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द रिएक्टर। सो उसको इस तरह से कंट्रोल करना है कि तुम्हारा जो रिएक्शन है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रहा। ये फिजन जो है वो रिएक्शन एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहा है बट चेन वाइज बढ़ रहा है, कंट्रोल्ड वे में बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहा। एंड अगर वैसा नहीं हो रहा तो हम कहते हैं कि उसका के फैक्टर इज 1। सो 1 के अराउंड ही हमें मेंटेन करना है। ग्रेटर देन 1 हुआ ब्लास्ट कर जाएगा रिएक्टर, ठीक है। सो दीज आर द थिंग। उसके बाद आपको एक चीज और याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जो मटेरियल जनरेट हो रहा है दे आर नॉट स्टेबल न्यूक्लियाई, फर्दर दे विल decay into stable nuclei. So further decay will happen. So mostly they undergo beta decay to reduce their neutron to proton ratio. Then and again जो तुम्हारा ये fragments बन रहे हैं ना, these fragments are generally formed in excited state. So अगर ये fragment excited state में बन रहा है, fission जो fission के बाद जो हमें मिला है, अगर वो excited state में है, then it will come to ground state by emitting gamma rays. जैसे आप पढ़ते हो ना कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइट किया, जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो वापस आता है, और जब वापस आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पे गैप की एनर्जी उतनी नहीं होती है, ये एनर्जी तुम्हारा विजिबल रेंज में हमें मिल सकता है या कम वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है। लेकिन जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है ना, जो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है, आई मीन अनस्टेबल न्यूक्लियस, जैसे अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल में आने का बहुत सारा तरीका है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा रेडिएशन इज आल्सो द वे। उस केस में क्या होता है कि तुम्हारा जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो ग्राउंड स्टेट में जब आता है तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करता है विच लाइन द गामा रेंज। सो दैट इज कॉल्ड गामा रेंज, ठीक है। सो इस प्रोसेस में इतनी सारी चीजें हो सकती है इनसाइड न्यूक्लियर रिएक्टर। अब चलो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्यूजन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर क्या दिख रहा है? एनर्जी, ओके, हेवी वाटर, इट हैज टू डू विद दिस। सो बी के लिए एस तो मुझे दिख रहा है। एंड देन अब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स बाय दिस, यस पी इज देयर। न्यूट्रिनो एमिशन भी मुझे दिख रहा है क्योंकि आई मीन इसके अंदर फ्यूजन के बाद जो मटेरियल बन रहा है वो तुम्हारा नॉट स्टेबल न्यूक्लियस है, वो बीटा डीके कर सकता है, और जब बीटा डीके करेगा तो न्यूट्रिनो का एमिशन हो सकता है। सो मैं अगर वाइड रेंज में जाऊं तो मैं टी को भी इंक्लूड कर लूंगी, ठीक है। बीटा डीके की बात करो, अगेन एनसीईआरटी में जो भी रिएक्शन है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, और हमारे एनसीईआरटी में बीटा डीके के लिए जो एग्जाम्पल दिया है वो तुम्हारा है कोबाल्ट का, कोबाल्ट 2760 का, ये डीके करके निकल बनाता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ये निकल बनता है ना, ये तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में होता है। So further it will do gamma decay and then come to the ground state and become stable. Done है। So बीटा डिके के लिए आप क्या मार्क कर सकते हो? बीटा डिके के लिए आप मार्क कर सकते हो सबसे पहले तो न्यूट्रिनो एमिशन, सो सी के लिए मैं मार्क कर रही हूँ टी। एंड देन दिस रिएक्शन इज क्यू। ओके, व्हाट एल्स? नथिंग। गामा रे एमिशन, गामा रे एमिशन में तुम्हारा क्या होता है? दैट इज योर क्यू थिंग सॉर्टेड। और आर आर में भी हो रहा है क्योंकि जब तुम्हारा एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार हो रहा है, आई मीन दैट एनर्जी इज गेटिंग रिलीज एज गामा रेज, राइट। सो गामा रे का इमिशन यहाँ भी हो रहा है, आर में भी हो रहा है, और अगर डीप में जाऊं तो क्यू में भी हो रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। सो क्योंकि देखो तुम्हारा रिएक्शन दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे लिखा है ना, कोबाल्ट जो बीटा डीके में होता है ये ऐसा होता है, और ये जो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है ना, दिस इज फॉर्म्ड इन एक्साइटेड स्टेट एंड कम्स टू ग्राउंड स्टेट बाय गामा रे इमिशन। सो गामा रे इमिशन वहां भी हो रहा है। अब मैंने जो ऑप्शन मार्क किया वो क्या दिख रहा है बताओ? सॉरी, मैंने जो मार्क किया सी, टी, क्यू, एंड डी के लिए मैं क्या मार्क कर रही हूँ? क्यू एंड आर। चलो मैं इसको कॉपी करती हूँ और ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में जैसा दिया होगा वैसा मार्क करेंगे, जो ऑप्शंस नहीं होंगे उसको हटा लेंगे। तो देखो ये ऑप्शन है, पहला तो हमने क्या लिखा था? आर एन टी लिखा था, राइट। सो आर एन टी। बी के लिए क्या लिखा है? एस पी टी। सो बी ऑप्शन, आप कोई भी एबीसीडी में जाओ तो बी के लिए पी एस तो एक साथ दिखा है, और यहाँ पे तो क्यू एस है विच इज रॉन्ग, एंड यहाँ पे तुम्हारा पी एस है बट टी कहीं नहीं दिख रहा है ना। एंड बी के लिए हमारा और क्या है? पी एस, ये भी है, और यहाँ पे भी पी एस है, यहाँ भी है, बट टी नहीं है।
तो चलो इसको हटा लेते हैं, हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है तो रिमूव कर लेंगे, कोई चाप नहीं है। सी तुम्हारा क्या है? सी के लिए हमने टी एन क्यू लिया था। सो सी के लिए तुम्हारा क्यू एन टी, ये तो गलत ही कर दिया मैंने। सो सी के लिए यहाँ भी क्यू एन टी है और यहाँ पे नहीं है तो इसको हटा लो। एंड सी के लिए यहाँ भी तुम्हारा क्यू एन टी दिख रहा है। एंड बी के लिए पी एन एस भी है, लेकिन ए के लिए ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो ओवरऑल ये तीन तो इनकरेक्ट हो गया, तो फर्स्ट ही करेक्ट है, राइट। डी के लिए इसने क्या यूज किया है? सिर्फ आर लिया है। मैंने क्यू भी लिखा था क्योंकि जो कोबाल्ट का बीटा डीके हो रहा था ना, उसका जो डॉटर न्यूक्लियाई जो बन रहा था निकल, दैट वाज इन एक्साइटेड स्टेट, वो गामा डीके के बाद ग्राउंड स्टेट में आ रहा था, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया था। बट हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम उसको हटा लेंगे। Sorted. So this is going to be A is going to be our answer. So इस क्वेश्चन से हमारा टेक अवे यही है कि हमें एनसीईआरटी में जो भी रिएक्शन दिया है उसका आइडिया होना चाहिए, और फ्यूजन में रिएक्टर का आइडिया होना चाहिए, फ्यूजन में आपको रिएक्शन जो जो हो रहा है उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप रिवीजन में आपको थोड़ा हेल्प मिला हो, एंड इन केस यू हैविंग एनी डाउट यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।